हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आप सबके लिए लेके आए हैं, BLS बेसिक लाइफ सपोर्ट। और इसके अंडर में हम पढ़ेंगे CPR। CPR का फुल फॉर्म क्या होता है? कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। कार्डियो स्टैंड फॉर हार्ट, पल्मोनरी स्टैंड फॉर लंग्स एंड रिससिटेशन स्टैंड फॉर रिवाइव। तो एक तरीके से ये क्या है, लाइफ सेविंग स्किल है जिसको आप सभी को सीखना बहुत ही ज़रूरी है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम सभी देखते हैं कुछ ना कुछ मिस हैपनिंग हमारे चारों तरफ होती रहती है। तो किस तरीके से हम किसी की लाइफ को सेव कर सकते हैं, क्या क्या स्टेप्स होते हैं, उनके बारे में आज हम बहुत अच्छी तरीके से डिस्कशन करेंगे। जैसा हम सभी जानते हैं कि आज के टाइम पे हमारा लाइफ स्टाइल ऐसा हो चुका है कि जहाँ पे हम बहुत ज़्यादा अनहेल्दी फूड खाते हैं जो हमारे हार्ट हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अल्कोहलिज्म यूज़ कर रहे हैं या फिर हम स्मोकिंग कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें हमारे हार्ट के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, जिससे लोगों में कार्डियक डिजीज़ डेवलप होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं और लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन भी डे बाई डे बढ़ती जा रही हैं। तो किस तरह से हम किसी के लाइफ को कैसे सेव कर सकते हैं, उसी के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, CPR बोलते हैं। कार्डियो जैसा मैं बता चुका हूँ स्टैंड फॉर हार्ट, पल्मोनरी स्टैंड फॉर लंग्स, रिससिटेशन स्टैंड फॉर रिवाइव करना पेशेंट को। तो ये इसकी जो गाइडलाइन है वो हमें कौन देता है? AHA देता है, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन। तो एवरी 5 ईयर गाइडलाइन अपडेटेड बाय AHA, हर 5 साल के बाद में गाइडलाइन अपडेट की जाती हैं। किसके थ्रू? AHA के थ्रू, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन। अगर हम देखें डेफिनेशन की बात करें तो CPR होता क्या है, तो एक कैसा एक मैनुअल एप्लीकेशन है। कैसा एप्लीकेशन है? मैनुअल, मतलब कि यहाँ पर कोई भी मेडिसिन या फिर हम कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं यूज़ कर रहे हैं जिसके थ्रू हम CPR देंगे, बल्कि यहाँ पर हम मैनुअल एप्लीकेशन के थ्रू हम चेस्ट को कंप्रेस करेंगे। तो ये क्या है? एक मैनुअल एप्लीकेशन है। तो देख सकते हैं लिखा हुआ है कि कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन इज द मैनुअल एप्लीकेशन ऑफ चेस्ट कंप्रेशन एंड वेंटिलेशन टू पेशेंट इन कार्डियक अरेस्ट डन विद एन एफर्ट टू मेंटेन वायबिलिटी। तो देख सकते हैं हमें क्या करना है, एक तो कंप्रेशर देना है और उसके बाद में क्या देना है, वेंटिलेशन देना है, कंप्रेशन एंड वेंटिलेशन। तो जैसे आपने हर जगह पढ़ा होगा कि हमें क्या करना है, 30 बार कंप्रेस करना है चेस्ट को और 2 ब्रेथ देना है। तो वही चीज़ यहाँ पे दे रखी है कि 30 बार क्या करेंगे, कंप्रेस करेंगे और 2 क्या देंगे, ब्रेथ देंगे। तो ये क्या हो गई, डेफिनेशन हो गई। आगे हम देखेंगे तो हमारे पास इंडिकेशंस आ जाते हैं कि हम कब CPR दे सकते हैं। तो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट अगर किसी का हो गया है, ड्राउनिंग पेशेंट है, या फिर इलेक्ट्रिक शॉक किसी को लग गया है, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है, कार्डियक अरेस्ट, तो इन कंडीशन में हम देखेंगे कि अगर हार्ट स्टॉप हो रहा है या कार्डियक अरेस्ट की कंडीशन डेवलप हो रही है, तो उस कंडीशन में हमें CPR देने की ज़रूरत रहेगी या पड़ेगी। CPR कब नहीं देंगे? अगर आप किसी हॉस्पिटल में काम करते हो या आप किसी क्लिनिक में काम करते हो, तो ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि एक DNR होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, डू नॉट रेसिसिटेट। तो हम किसी को CPR तब नहीं देंगे जब किसी के पेशेंट के बैंड पे, ID बैंड पे या कहीं मेंशन होगा कि DNR। ये क्यों होता है? कुछ लोगों की एज बहुत ज़्यादा हो जाती है, जो 80 और 85 ईयर के ओल्ड हो जाते हैं और वो बहुत पीसफुल डेथ चाहते हैं। तो उनके जो रिलेटिव्स होते हैं वो लोग कंसेंट नहीं देते हैं CPR देने के लिए। तो इस चीज़ का आप बहुत ही ध्यान रखेंगे। अगर किसी पेशेंट के रिलेटिव ने कंसेंट नहीं दिया है CPR का, तो आप CPR उसे नहीं दोगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है चेन ऑफ सर्वाइवल। चेन ऑफ सर्वाइवल क्या होता है, तो उसको समझ लेते हैं। चेन ऑफ सर्वाइवल क्या है? अर्ली रिकॉग्निशन, जल्दी से रिकॉग्नाइज करना, और किस लिए? टू प्रिवेंट कार्डियक अरेस्ट, कार्डियक अरेस्ट को प्रिवेंट करने के लिए अर्ली CPR स्टार्ट करेंगे, अर्ली डिफिब्रिलेटर यूज़ करेंगे और पोस्ट रिससिटेशन केयर करेंगे। ये कैसे होता है वो हम आपको बताते रहेंगे। अगर हम पहले देखें, फर्स्ट देखें, तो हमारे पास ओल्ड गाइडलाइन है। पहले की गाइडलाइन CPR की क्या कहती थी, वो एक स्पेल फॉलो करती थी जिसको हम बोलते थे ABC। क्या बोलते थे? ABC। A स्टैंड फॉर एयरवे, B स्टैंड फॉर ब्रीदिंग, C स्टैंड फॉर सर्कुलेशन या कंप्रेशन। कंप्रेशन देंगे तभी क्या होगा, सर्कुलेशन स्टार्ट रहेगा, चलता रहेगा। तो एयरवे, ब्रीदिंग और सर्कुलेशन, ये ओल्ड गाइडलाइन है। फिर इसे अपडेट किया AHA ने, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन, और उसकी जो न्यू गाइडलाइन थी उसने वो क्या दिया, न्यू गाइडलाइन क्या है, CAB। क्या है? CAB, या कहीं कहीं पे लिखा होगा CABD। D जहाँ पे इन्वॉल्व हो जाए, D स्टैंड फॉर डिफिब्रिलेशन या डिफिब्रिलेटर, ये याद रखिएगा। तो यहाँ पर क्या न्यू गाइडलाइन क्या कहती है, CAB। C स्टैंड फॉर कंप्रेशन, A स्टैंड फॉर एयरवे, B स्टैंड फॉर ब्रीदिंग। तो अब ऐसा क्यों किया गया? आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, जब पहले ABC था और अभी इसको CAB क्यों किया गया है?
तो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, हमें सर्कुलेशन को मेंटेन करना है। सर्कुलेशन को क्या करना है, रिस्टोर करना है या मेंटेन करना है। तो हम अगर कंप्रेशन देते रहेंगे तो क्या होगा, ब्लड सर्कुलेशन चलता रहेगा। ब्लड सर्कुलेशन चलेगा तो ब्रेन तक क्या जाएगी, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन होता रहेगा और ब्रेन में क्या होता रहेगा, ब्लड का सर्कुलेशन होता रहेगा। तो हम ब्रेन को डेड होने से बचा लेंगे। अभी आप सोच के देखिए कि अगर ब्रेन को 6 to 8 मिनट के अंदर 6 से 8 मिनट तक अगर ऑक्सीजन या ब्लड सर्कुलेशन ना हो तो ब्रेन क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा और ब्रेन को हम रिवाइव नहीं कर सकते हैं। इसलिए क्या किया गया, सबसे पहले कंप्रेशर को रखा गया ताकि हमें ब्रेन को डेड होने से बचाना है। अगर आपको बिल्कुल सीपीआर नहीं आता है और आप चेस्ट कंप्रेशन करते रहेंगे, चेस्ट कंप्रेशन करना आपको आता है जो मैं आज आपको सिखाऊंगा, तब भी आप किसी की लाइफ को क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। तो आपको दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अगर हम पहले एयरवे देखेंगे, फिर ब्रीदिंग देखेंगे, लास्ट में सर्कुलेशन देखेंगे, तो क्या होगा, पेशेंट की कंडीशन क्रिटिकल होती जाएगी और पेशेंट के ब्रेन डेड होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो इसलिए इस गाइडलाइन को हम फॉलो अब नहीं करते हैं। और हम फॉलो कौन सी गाइडलाइन को करते हैं, इस वाली गाइडलाइन को हम फॉलो करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है सबसे जो इम्पोर्टेंट है, पोजिशनिंग, कि किस पोजीशन में हमें सीपीआर देना चाहिए, या पेशेंट जो पर्सन है जिसको सीपीआर की नीड है उसको कौन सी पोजीशन में हमें सीपीआर देना चाहिए। तो फर्स्ट पॉइंट दे रखा है कि सीपीआर इज द मोस्ट इजीली एंड इफेक्टिव परफॉर्म बाय द लाइंग द पेशेंट सुपाइन ऑन अ रिलेटिवली हार्ड सरफेस विच अलाउ इफेक्टिव कंप्रेशन ऑफ द स्टर्नम। सबसे पहले ध्यान रखिएगा, पेशेंट को हम कैसी पोजीशन देंगे, सुपाइन पोजीशन देंगे। सुपाइन पोजीशन में जैसे हम लोग लेटते हैं बेड पे, सुपाइन पोजीशन में देंगे और जो उसका सरफेस होगा कैसा होगा, हार्ड सरफेस पे देंगे। हम मैट्रेस पे, अगर किसी पर्सन को हम किसी मैट्रेस पे लिटा के सीपीआर देंगे तो वो लेस इफेक्टिव होगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हार्ड सरफेस रखते हैं, मैट्रेस को हटा देते हैं, या फिर हम कार्डियक बोर्ड का यूज़ करते हैं जहाँ पर हम सीपीआर देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में है सीपीआर, डिलीवरी ऑफ सीपीआर ऑन अ मैट्रेस और अदर सॉफ्ट मटेरियल इज जनरली लेस इफेक्टिव। जैसा मैंने आपको बताया कि अगर आप किसी मैट्रेस पे सीपीआर दे रहे हैं या सॉफ्ट मटेरियल पे सीपीआर आप दे रहे हैं तो वो क्या होगा, लेस इफेक्टिव होगा, वो इफेक्टिव नहीं होगा। लास्ट वन क्या तरीका, द पर्सन गिविंग कंप्रेशन शुड बी पोजीशन हाई इनफ अबव द पेशेंट टू अचीव द सफिशिएंट लेवरेज सो दैट ही और शी कैन यूज बॉडी वेट टू एडिक्वेटली कंप्रेस द चेस्ट। अगर आप हॉस्पिटल सेटिंग में काम करते हैं तो हम सबको पता है कि हम सबकी हाइट अलग अलग होती है, डिफरेंट होती है। तो जिसकी हाइट अच्छी होगी वो पेशेंट की बेड के साइड में खड़ा होकर भी सीपीआर दे सकता है, पर जिसकी हाइट कम होगी वो इफेक्टिवली सीपीआर नहीं दे पाएगी क्योंकि वो बॉडी का अपर वेट यूज़ नहीं कर पाएगा। तो इसलिए आपको बेड को अपने अकॉर्डिंग क्या करना है, एडजस्ट करना है। और अगर आप कम्युनिटी में हैं, आप कहीं सोशल प्लेस पे हैं और वहाँ पे अगर आपको सीपीआर देना है तो वहाँ पे हाइट का कोई इशू नहीं रहेगा क्योंकि पेशेंट सरफेस पे लेटा रहेगा और वहाँ पर आपको क्या करना रहेगा, सीपीआर देना रहेगा। रिमेंबर टू स्पेल CAB। C स्टैंड फॉर कंप्रेशन, A स्टैंड फॉर एयरवे, B स्टैंड फॉर ब्रीदिंग। सो हम अब देखेंगे कंप्रेशन क्या होता है, एयरवे क्या होता है, ब्रीदिंग क्या होता है। सबसे पहले बात करें कंप्रेशन के बारे में, तो कंप्रेशन का मीन क्या है, स्टोर ब्लड सर्कुलेशन। कंप्रेशन का मतलब क्या है, ब्लड सर्कुलेशन को स्टोर करना। सो क्या करना है यहाँ पे, प्लेस द हील ऑफ द हैंड ओवर द सेंटर ऑफ द पर्सनस चेस्ट बिटवीन द निपल्स, प्लेस अदर हैंड ऑन द टॉप ऑफ द फर्स्ट हैंड, कीप एल्बो स्ट्रेट एंड पोजिशन शोल्डर्स डायरेक्टली अबव हैंड्स। तो आप देख सकते हैं मैं हाथ का प्लेसमेंट कैसे करना। सबसे पहले तो हमें हाथों को क्या करना है, एक लॉक बनाना है। आप इस तरीके से लॉक बनाएंगे और इसको प्लेस करेंगे, हील पोर्शन जो होता है इसको हम प्लेस करेंगे बिटवीन द निपल्स, चेस्ट में बिटवीन द निपल्स हम क्या करेंगे, इसको प्लेस करेंगे और एल्बो अपनी क्या रखेंगे, स्ट्रेट रखेंगे। यूज अपर बॉडी वेट, हमें क्या करना है, बॉडी का अपर वेट यूज़ करना है। नीचे आप इमेज में देख सकते हैं, आप ये लेडी क्या कर रही है, बॉडी का अपर वेट यूज़ कर रही है। एल्बोस की क्या है, स्ट्रेट है और प्लेसमेंट क्या है, बिटवीन द निपल्स उसने अपने हाथों को क्या कर रखा है, प्लेस कर रखा है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, अपने हाथों का प्लेसमेंट करना है। कंप्रेशन अगर रेट की हम बात करें कि क्या कंप्रेशन रेट होती है, तो आप देख सकते हो कि 100 to 120 पर मिनट। कह सकते हैं कि 1 मिनट में आपको लगभग 100 से 120 बार चेस्ट को कंप्रेस करना रहेगा। कंप्रेशन डेप्थ क्या रहनी चाहिए, कितनी डेप्थ तक हम कंप्रेस करेंगे, तो इसकी एग्जैक्ट डेप्थ क्या है, 2 इंचेस, जिसको हम 5 सेंटीमीटर बोलते हैं। ग्रेटर देन 2.4 इंचेस, जिसको हम 6 सेंटीमीटर बोलते हैं। तो हमें इससे ज़्यादा एक्सेसिव चेस्ट कंप्रेशन नहीं देना चाहिए। किससे ज़्यादा, 2.4 इंचेस से ज़्यादा। मैं रिपीट कर रहा हूँ कि हमें जनरली 2 इंचेस तक कंप्रेस करना चाहिए चेस्ट को
2.4 इंचेस मैक्स टू मैक्स है, इससे ज़्यादा हमें कंप्रेस नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो जो उसकी डेप्थ है वो क्या है, 2 इंचेस है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, चेस्ट रिकॉइल आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लोग इस चीज़ को भूल जाते हैं कि हमें चेस्ट को मौका देना है कि वो रिकॉइल हो सके। हमने कंप्रेस किया, चेस्ट को दबाया, तो हम चेस्ट को ऊपर तक भी आने देंगे। ये क्या है, रिकॉइल है। ऐसा नहीं कि हमने कंप्रेस किया और कंप्रेस करके वहीं पे कंप्रेशन स्टार्ट कर दिया, तो क्या होगा, चेस्ट प्रॉपर तरीके से रिकॉइल नहीं हो पाएगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, चेस्ट को कंप्रेस करेंगे, फिर हम उसको प्रॉपर ऊपर आने देंगे चेस्ट को, देन फिर उसको हम कंप्रेस करेंगे। तो इसको हम क्या बोलते हैं, चेस्ट रिकॉइल बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे, आप यहाँ देख सकते हो इनकी एल्बो क्या है, स्ट्रेट एल्बो यूज़ कर रही है, बॉडी अपर बॉडी वेट यूज़ कर रही हैं, और पेशेंट किस पोजीशन में, सुपाइन पोजीशन में लेटा हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास आता है एयरवे। एयरवे के बारे में आपको बता दूं कि सम साइन ऑफ द ऑब्स्ट्रक्टेड एयरवे इंक्लूड पुअर एयर एक्सचेंज, हाई पिच नॉइस व्हाइल ब्रीदिंग एंड इनएबिलिटी टू स्पीक। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, एयरवे क्लियर करना है। सबसे पहला काम क्या है, एयरवे क्लियर करना। अगर किसी पेशेंट का एक्सीडेंट हुआ होगा तो सिंपल सी बात है, उसके नोज में सेक्रीशंस आ गए होंगे, तो पहले उसको क्या करना है, क्लियर करना है, हटाना है, या माउथ में जो सेक्रीशंस आएंगे उनको हटाना रहेगा, ताकि एयरवे क्या हो सके, क्लियर हो सके। इसके अलावा इन रिस्केवर ट्रेन इन सीपीआर परफॉर्म 30 चेस्ट कंप्रेशर। कितने कंप्रेशर देगा, 30 चेस्ट कंप्रेशर देगा। ओपन द पर्सनस एयरवे यूजिंग द हेड टिल्ट एंड चिन लिफ्ट मैन्यूवर। याद रखिएगा, एक ये मैन्यूवर होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, हेड टिल्ट चिन लिफ्ट। आप यहाँ देख सकते हैं, ये चिन लिफ्ट कर रहे हैं और ये हेड को टिल्ट कर रहे हैं। ये क्या करेगा, एयरवे को क्लियर कर देगा। एयरवे क्या होगा, क्लियर होगा। याद रखिएगा, इसके लिए जो मैन्यूवर यूज होता है उसको हम क्या बोलते हैं, हेड टिल्ट एंड चिन लिफ्ट मैन्यूवर बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि ब्रीदिंग कैसा होना चाहिए, ब्रीथ फॉर पर्सन कैसा होना चाहिए। तो फर्स्ट क्या दे रखा है कि रेस्क्यू ब्रीदिंग कैन बी माउथ टू माउथ। आप माउथ टू माउथ भी ब्रीदिंग दे सकते हैं, और विद द हेल्प ऑफ एम्बू बैग से भी आप दे सकते हैं। अगर आप सोशल प्लेस पे हैं जहाँ पर एम्बू बैग नहीं है, तो वहाँ पर आप माउथ टू माउथ ब्रीथ देंगे। पर इसमें भी आप ध्यान रखेंगे, किसी को कम्युनिकेबल डिजीजेस हो सकती हैं, तो इस वजह से माउथ टू माउथ ब्रीथ को थोड़ा सा अवॉइड करना है। बट हाँ, आप अगर आपके पास कोई कॉटन क्लॉथ है, आप उसकी हेल्प से उसको लगाकर आप माउथ टू माउथ ब्रीथ दे सकते हैं। यदि आपका कोई फैमिली मेंबर है, कोई आपका रिलेटिव जिसके बारे में आपको पूरी फुल डिटेल्स आपके पास में है कि उसको कोई ऐसी डिजीज़ नहीं है जो कम्युनिकेबल हो, आप उनको माउथ टू माउथ ब्रीदिंग ईजिली आप दे सकते हैं। और अगर आप हॉस्पिटल सेटिंग में, तो आपके पास एम्बू बैग रहेगा, आप एम्बू बैग की हेल्प से आप क्या करेंगे, 2 ब्रेथ्स आप उनको देंगे। तो इसके लिए मैनुअल मैंने जो आपको बताया क्या यूज़ हो रहा था कि हेड टिल्ट और चिन लिफ्ट मैनुअल यूज़ हो रहा था, आप सबको पता है। और कितनी ब्रेथ देंगे, 2 रेस्क्यू ब्रेथ देंगे। कितनी ब्रेथ देंगे, 2 रेस्क्यू ब्रेथ, 2 बार ब्रेथ देंगे। 30 कंप्रेशन, इसको हम क्या बोलेंगे, 30:2, मतलब कि 30 बार कंप्रेस करेंगे और 2 बार ब्रेथ देंगे। आप यहाँ पे देख सकते हो कि ब्रीदिंग देने के टाइम पे अगर आप माउथ टू माउथ ब्रीथ दे रहे हैं, तो नोज को आप क्या करेंगे, क्लोज करेंगे, और क्लोज करने के बाद में हेड को टिल्ट, चिन को लिफ्ट करेंगे, और माउथ टू माउथ 2 रेस्क्यू ब्रीथ आप देंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, इट मे बी रीजनेबल फॉर द प्रोवाइडेड टू डिलीवर 1 ब्रेथ एवरी 6 सेकेंड। तो आप ये याद रखिए कि 6 सेकेंड के अंदर आपको 1 ब्रेथ डिलीवर करनी है, और 10 सेकेंड के अंदर आपको 2 ब्रेथ क्या करना है, डिलीवर करनी है। और एक बार 30 कंप्रेशन करने के लिए लगभग आपको 15 to 18 सेकेंड का टाइम मिलेगा। मतलब कि आप कह सकते हैं कि 18 सेकेंड के अंदर आपको 30 बार चेस्ट को कंप्रेस करना है, और 2 क्या देना है, रेस्क्यूअर ब्रीथ देनी है, जिसके लिए आपको टाइम दिया गया 10 सेकेंड। नेक्स्ट अगर हमारे पास और एक चीज़ को और ध्यान रखना है कि जब भी आप ब्रीदिंग दे रहे हैं, तो यहाँ पे इंश्योर कर लें कि चेस्ट, विक्टिम चेस्ट कैसा होना चाहिए, रेज होना चाहिए। विक्टिम चेस्ट कैसा है, रेज होना चाहिए। आपको दिखना चाहिए कि चेस्ट उसका क्या हो रहा है, अप एंड डाउन हो रहा है, जिससे आपको ये कंफर्म मिलेगा कि हाँ, आपकी ब्रीदिंग इफेक्टिव है। आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये एम्बू बैग का इमेज मैंने लगा रखा है, जो हॉस्पिटल सेटिंग में होता है। नेक्स्ट हमारे पास में क्या है कि BLS डज एंड डू नॉट ऑफ एडल्ट हाई क्वालिटी CPR, क्या करना है और क्या नहीं करना है, इन चीज़ों का बहुत हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ पे दे रखा है रिस्कवर शुड नॉट, क्या करना और क्या नहीं करना है। तो फर्स्ट पॉइंट दे रखा है कि परफॉर्म चेस्ट कंप्रेशन एट अ रेट ऑफ 100 to 120 पर मिनट। तो ये हमें करना है, हमें मेंटेन करके चलना है कि 1 मिनट के अंदर लगभग 100 से 120 बार हमें क्या करना है, चेस्ट को कंप्रेस करना है। कंप्रेशन एट अ रेट स्लोवर देन 100 एंड और फास्टर देन 120 पर मिनट, ये क्या हमें नहीं करना है।
हमें ना तो बहुत ही स्लो कंप्रेस करना है, ना ही बहुत ही फास्ट कंप्रेशन लेना है। सेकंड क्या है, कंप्रेस टू द डेप्थ और एटलीस्ट 2 इंचेस। हमें कितने इंचेस तक डेप्थ हमें कितने इंचेस तक करना है, 2 इंचेस तक हमें कंप्रेस करना है। नॉट ग्रेटर देन 2.4 इंचेस। 2.4 इंचेस से ज़्यादा हमें डेप्थ में कंप्रेस नहीं करना है। नेक्स्ट हमारे पास में है अलाउ फुल रिक्वाइल। हमने आपको पहले बताया कि हमें वेट करना है चेस्ट का पूरा रिक्वाइल होने के लिए, और लीन ऑन द चेस्ट बिटवीन द कंप्रेशन। अगर आप कंप्रेशन के बीच में चेस्ट को रिक्वाइल होने का मौका नहीं देंगे तो वो क्या है, लेस इफेक्टिव है, तो ये भी हमें नहीं करना है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, मिनिमाइज पॉज इन कंप्रेशन। हमें क्या करना है, जो बीच में पॉज होगा उसको क्या करना है, मिनिमाइज करना है। इंटरप्ट द कंप्रेशन फॉर ग्रेटर देन 10 सेकेंड। अगर आप इंटरप्ट करो कंप्रेशन, एक कंप्रेस किया, फिर आपने वेट किया, फिर सेकंड कंप्रेशन किया, फिर वेट किया, तो ये क्या है, लेस इफेक्टिव। तो ये भी हमें ध्यान देना, ये नहीं करना है। वेंटिलेट एडिक्वेट टू ब्रेथ आफ्टर 30 कंप्रेशन। जैसे 30 कंप्रेशन हमारे खत्म होंगे, हम क्या करेंगे, 2 ब्रेथ देंगे। प्रोवाइड एक्सेसिव वेंटिलेशन। आपको एक्सेसिव वेंटिलेशन नहीं देना है। ऐसा नहीं कि आप 10 कंप्रेशन हुए, आपने 2 ब्रेथ दे दिया, फिर 10 कंप्रेशन हुआ, फिर आपने 2 ब्रेथ दे दी, तो ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। तो होप्स हो कि आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, तो हमारे पास एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, रिकवरी पोजीशन। कि रिकवरी पोजीशन क्या होनी चाहिए। अगर पेशेंट रिवाइव हो गया है, उसकी लाइफ सेव आपने कर ली है, तो उसको तुरंत आपको कौन सी पोजीशन देना है। आप इमेज में देख सकते हैं, जो मेडिकोज हैं उनको पता है कि कौन सी पोजीशन देना है। लेटरल रिकमेंड पोजीशन देना है, जो यहाँ पे दे रखा है, लेटरल रिकमेंड पोजीशन देना है, या 3 क्वार्टर्स प्रोन पोजीशन देना है। और अगर आप मेडिको से नहीं, तो आप इस पोजीशन को ध्यान से देख लीजिएगा। आपको लेफ्ट साइड पेशेंट को लिटा देना है, और एक हाथ जो उसका है, राइट हैंड जो उसका है, उसको उसके चीक्स के नीचे लगा देना है, और दूसरे हाथ को कुछ इस तरीके से पोजीशन दे देनी है। और जो एक पैर है उसका, जो राइट लेग है, उसको थोड़ा सा बेंड कर देना है। ये हम इसलिए करते हैं ताकि पेशेंट एस्पिरेट ना करे। जब हम कंप्रेशन दे रहे होंगे तो जो गैस्ट्रिक जूस होता है वो ईसोफेगस के थ्रू आपके थ्रोट तक आ जाता है। जब वो फर्स्ट ब्रेथ लेगा तो बहुत तेज़ी से वो क्या करेगा, खींचेगा, तो उससे वो सेक्रीशंस आपके लंग्स में जा सकते हैं, जिससे पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। तो इसलिए इस चीज़ का बहुत ही ध्यान देना है हमें। नेक्स्ट डेमोन्स्ट्रेशन कैसे करेंगे, तो आप देख लीजिए यहाँ पे। सबसे पहले हमारे पास में क्या है, बिफोर यू बिगिन CPR, इमीडिएट अपॉन सीइंग द विक्टिम एंड बिफोर स्टार्टिंग CPR चेक। क्या क्या हमें चेक करना है, इज द एनवायरनमेंट सेफ फॉर द पर्सन। सबसे पहले ये देखना है कि एनवायरनमेंट सेफ है कि नहीं सेफ है। आप रोड ट्रैफिक में किसी का एक्सीडेंट हो गया है और रोड पे कोई व्यक्ति पड़ा हुआ है, आप वहीं पे तो CPR नहीं दे सकते हो। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, सीन सेफ्टी करोगे, उसको कहीं ऐसी जगह लेके आओगे जहाँ पे आप इजीली तरीके से CPR दे सको। सेकेंड क्या है, इज द पर्सन कॉन्शियस और अनकॉन्शियस। अगर आपको कोई पेशेंट पर्सन दिखा है और वो आपको चेक करना है कि वो कॉन्शियस है या कॉन्शियस नहीं है, तो आप कैसे चेक करोगे। इफ द पर्सन अपीयर अनकॉन्शियस, अगर उसकी बॉडी में कोई मूवमेंट दिख रहा है, इसका मतलब वो कॉन्शियस है। अगर उसकी बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं दिख रहा है, इसका मतलब क्या है, अनकॉन्शियस। इफ द पर्सन अपीयर अनकॉन्शियस, टैप और शेक हिज और हर शोल्डर एंड आस्क लाउडली आर यू ओके। तो सबसे पहले आप इजी तरीके से ये कर सकते, दूर से ही, हेलो मिस्टर, आपको मेरी आवाज़ मिल रही है, आप मेरी बात सुन पा रहे हैं। अगर कोई पेशेंट रिस्पॉन्स नहीं करता है, पर्सन कोई रिस्पॉन्स नहीं करता है, तो आपको उसके शोल्डर को टैप करना है। टैप करके उससे पूछना है, हेलो मिस्टर, आर यू ओके, आपको मेरी आवाज़ मिल पा रही है, आप सुन पा रहे हैं मुझे। आपको इस तरीके से पूछना है। अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है तो आप क्या करोगे, ब्रीदिंग चेक करोगे। फिंगर को यूज़ करके इस तरीके से क्या करोगे, ब्रीदिंग को चेक करोगे। ब्रीदिंग नहीं मिल रही है तो आप क्या करोगे, चेक कैरोटिड पल्स। यहाँ पे क्या होती है, कैरोटिड पल्स होती है जो ब्लड सप्लाई करती है, किसको, ब्रेन को ब्लड सप्लाई करती है। तो आप इसको क्या करोगे, काउंट करोगे 10 सेकंड के लिए। कितनी देर के लिए, 10 सेकंड के लिए। तो अगर आपके पास वॉच है तो आप वॉच से आप 10 सेकंड काउंट कर लोगे। अगर आपके पास वॉच नहीं है तो उस कंडीशन में क्या करोगे, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010। 1000 एक को कहने में 1 सेकंड का टाइम लग रहा है। तो क्या है, 10 सेकंड तक हमने देखा पर हमें कोई पल्स नहीं मिली। जब पल्स नहीं मिलेगी तो हम क्या करेंगे, कॉल फॉर हेल्प करेंगे। क्या करेंगे, कॉल फॉर हेल्प करेंगे। किस पे करेंगे, 112 पे। 112 पे कॉल करेंगे और पूरा सिनेरियो बताएंगे कि आप कहाँ पे हैं, आपके पास कैसा पर्सन है, उसकी ब्रीदिंग नहीं चल रही, उसकी पल्स नहीं चल रही है, और आप जल्दी से आ जाइए। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, CPR करना स्टार्ट करेंगे। तो कैसे CPR करेंगे उसकी मैं एक वीडियो छोटी सी क्लिप डाल रहा हूँ, और होप्स हो कि आप उसको देख के समझ जाएंगे कि CPR कैसे करना है। तो चलिए आप वीडियो देखिए। सीन सेफ्टी हो गई। हेलो मिस्टर, आप ठीक हो, आप ठीक हो, नो रिस्पॉन्स। हेलो मिस्टर, आप ठीक हो, आपको मेरी आवाज़ मिल रही है, कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। ब्रीदिंग चेक किया, कोई रिस्पॉन्स नहीं, ब्रीदिंग नहीं है, ब्रीदिंग एब्सेंट है।
कैरोटिड पल्स चेक किया 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010. नो पल्स, कोई पल्स नहीं. कॉल फॉर हेल्प, कॉल फॉर हेल्प 112. स्पीकर पे फोन डाल दिया, हेलो मेरा नाम अभय है और मैं यहाँ हजरत चौराहे पर हूँ. यहाँ पे एक पर्सन मिला है मुझे, उसकी ना तो पल्स चल रही ना ही ब्रीदिंग चल रही है. आप जल्दी से आ जाओ. मुझे सीपीआर देना आता है क्या? मैं उसे सीपीआर देना स्टार्ट करूँ? ठीक है, मैं सीपीआर देना स्टार्ट करूँ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30. 1 2. ये एक साइकिल हो गई. कितनी साइकिल? आप देख लेते हैं एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट बचा हुआ है जिसको हम बोलते हैं डिफिब्रिलेटर. जो मेडिकोस के स्टूडेंट हैं या मेडिकल के बच्चे हैं उनके लिए है. डिफिब्रिलेटर क्या होता है? डिफिब्रिलेटर आर डिवाइसेस दैट सेंड एन इलेक्ट्रिकल पल्सेस और शॉक टू द हार्ट टू रिस्टोर अ नॉर्मल हार्ट बीट. डिफिब्रिलेटर क्या होता है? एक तरीके से इलेक्ट्रिक शॉक को डिलीवर करता है. क्या करता है? इलेक्ट्रिक शॉक को डिलीवर करता है आपके हार्ट को रिवाइव करने के लिए. जब आपका हार्ट एबनॉर्मली रिदम में चलता है या फिर हार्ट स्टॉप हो जाता है तो उस कंडीशन में डिफिब्रिलेटर का यूज़ करते हैं. तो डिफिब्रिलेटर कई तरीके के आते हैं. आप देखोगे आजकल एक नया डिफिब्रिलेटर आ गया जिसको हम बोलते हैं AED, ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर. क्या बोलते हैं? ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर. बहुत पोर्टेबल डिवाइस है, छोटी सी डिवाइस है, इसको कैरी करना भी बहुत आसान है. और ये ऑटोमेटेड इसलिए है क्योंकि ये जब आप इसके पैड को अटैच करोगे, बिलो द क्लेविकल और एपेक्स के पास में, तो उस कंडीशन में क्या करेगा? ये खुद ब खुद काउंट करेगा, ECG करता रहेगा और साथ में ये भी डिसाइड करेगा कि कितना इलेक्ट्रिकल शॉक देना है या कितने जूल का इलेक्ट्रिकल शॉक उसको डिलीवर करना है. वो खुद से क्या करेगा? कैलकुलेशन करेगा. आपको मैनुअली नहीं करना पड़ेगा, वो ऑटोमेटिकली सब कुछ रीड करेगा बॉडी की पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग. आप ये देख सकते हो डिफिब्रिलेटर जो हॉस्पिटल में आते थे पहले वो क्या थे? एक तो बायोफेजिक था और दूसरा क्या था? मोनोफेजिक था. बायोफेजिक में 120 to 200 जूल रहता था और मोनोफेजिक में 360 जूल रहता था. और अभी क्या चल रहा है? AED चल रहा है. AED बहुत पोर्टेबल डिवाइस है जिसको मैंने आपको बताया भी है. अगर आप देख सकते हो, आप यहाँ पे आपको मैं AED, आप ये देखिए, ये AED है जो एक बड़ी मशीन काम करती थी, अब वो एक छोटी सी पोर्टेबल डिवाइस काम करती है. आप देख सकते हो, इसको हम क्या बोलते हैं? AED मशीन बोलते हैं. तो प्रोसीजर क्या है, किस तरीके से आप करोगे? सबसे पहले प्लेस स्टर्नल पैडल ओवर राइट ऑफ द स्टर्नम बिलो द क्लेविकल. एक पैड को कहाँ लगाना है? क्लेविकल के बिलो, राइट साइड में क्लेविकल के बिलो लगाना है. और दूसरा जो उसका पैड होगा उसको कहाँ लगाना है? एपेक्स पोर्शन पे. यहाँ कौन से पोर्शन पे? एपेक्स पोर्शन पे, या उसको क्या बोलते हैं? मिड एक्सिलरी लाइन, फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस जो होता है वहाँ पे लगाना है. ठीक है. स्विच ऑन द डिफिब्रिलेटर. आपको डिफिब्रिलेटर के स्विच को ऑन करना है. इसके अलावा आपको चार्ज द डिफिब्रिलेटर को चार्ज होने का समय देना है. 200 जूल या 360 जूल, डिपेंड करता है कौन सा वाला आप यूज़ कर रहे हो. वार्न ऑल अदर रिसीवर टू स्टैंड क्लियर. आर यू क्लियर? आपको एक साउंड करना है कि आर यू क्लियर. नेक्स्ट क्या है? विजुअलाइज चेक ऑल आर क्लियर. आपको खुद देखना है कि सब क्लियर है कि नहीं क्लियर है. मतलब सभी लोग बेड से दूर हैं कि नहीं दूर हैं, कि कोई पेशेंट को टच करके तो नहीं बैठा हुआ है. क्योंकि अगर कोई पेशेंट को टच करके बैठा हुआ होगा और आपने इलेक्ट्रिक शॉक डिलीवर कर दिया तो वो इलेक्ट्रिक शॉक उस पर्सन को भी लग जाएगा जो पर्सन उसको टच करके बैठा होगा और उसका हार्ट भी स्टॉप हो सकता है. नेक्स्ट क्या है? इंश्योर योरसेल्फ आर यू नॉट टचिंग पेशेंट और बेड. आई एम क्लियर. फिर आपको खुद भी कॉल करना है कि आई एम क्लियर, ऑल क्लियर, आई एम क्लियर. नेक्स्ट हमारे पास क्या है? डिलीवर शॉक. फिर आप क्या करोगे? शॉक को डिलीवर कर दोगे और रिपीट CPR विदाउट चेकिंग पल्स. आप फिर से क्या करोगे? CPR को करना स्टार्ट कर दोगे. तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ. सबसे पहले आपको क्या करना? प्रोसीजर में आपको एक पैड को कहाँ अटैच करना है? एक आप लगाओगे बिलो द क्लेविकल, दूसरा एपेक्स पोर्शन पे लगाओगे, हार्ट का जो एपेक्स पोर्शन होता है वहाँ पे लगाओगे. उसके बाद में आप अगर आप मैनुअल यूज़ कर रहे हो, मोनोफेजिक बायोफेजिक यूज़ कर रहे हो तो आप वहाँ पे सेट करोगे कितना जूल आप डिलीवर करोगे. और अगर आप AED यूज़ कर रहे हो तो आपको ये सेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. नेक्स्ट आप क्या करोगे? आप पूछोगे आर यू क्लियर. आप जितने भी अदर हेल्थ वर्कर हैं आप उनसे पूछोगे आर यू क्लियर. फिर आप साउंड करोगे आई एम क्लियर, फिर ऑल क्लियर. देन उसके बाद शॉक क्या करोगे? डिलीवर कर दोगे और उसके बाद CPR करना फिर से स्टार्ट कर दोगे. आप यहाँ देख सकते हो वीडियो में एक पैड कहाँ अटैच कर रखा है? बिलो द क्लेविकल. दूसरा क्या है? हार्ट के एपेक्स पोर्शन पे है. ठीक है. नेक्स्ट हमारे पास ये ओल्ड मशीन है जिसको हम डिफिब्रिलेटर बोलते थे, जो आप मूवीज़ में कई सारी देखे होंगे आप लोगों ने. और ये आज का AED है जिसको हम क्या बोलते हैं? ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर बोलते हैं. ठीक.
मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।